देखिए जो आईपीसी नेम आपका होगा वो क्लास जो चलता है वो 11th का 4th सॉरी 10th का जो 4th चैप्टर है उसमें आपको बताया जाएगा। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू दिया रहता है। उसके बाद 11th में 12th चैप्टर उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके दिया रहेगा। और जो 12th का होता है वो आपका क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाता है। और 12th में जब तक आपका इस आईपीएससी का बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक आप जान लेते कि आप रिएक्शन एक भी रिएक्शन को टच नहीं कर पाएंगे। करेंगे टीचर बताएगा भी, लेकिन आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा कि सर कैसे कोई बॉन्ड अप हो रहा है या फिर कहाँ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, जैसे शेयरिंग कहा जाता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का दान हो रहा है, कहाँ आदान प्रदान होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि जितना आपका रिएक्शन होगा आपके पास वो टोटली कार्बन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है। देखिए जैसे कार्बन के बॉन्ड पे केयर करिएगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। उसके बाद हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है 1। और जब ये आपस में मिल जाते हैं तो तुरंत बना लेगा क्या, ये जो भी बनाए नॉर्मल सी बात है। क्या होता है यहाँ पे कि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से। जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो जब बॉन्ड बनाता है साफ साफ सुनिए, जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलता है या शेयरिंग करेगा या फिर आदान प्रदान करता है तो किसका निर्माण होता है, बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड मतलब कि बंध का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब यही बंध क्या होता है, किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंटों के द्वारा टूटते हैं, किसी में जुड़ते हैं। तो तमाम प्रकार की रिएक्शन जो होती है उन्हीं के आधार पे उनके अलग अलग क्या नाम दिए जाते हैं। जैसे कि आप हेडिंग के रूप में उसको लिखते हो, जैसे कि कक्षा 10 में विस्थापन अभिक्रिया किया जाता था, जिसको तुम वियोजन अभिक्रिया कहते थे, है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया होता था, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया होती थी, प्रकाशीय ऐसा करके ऊर्जा स्तरीय करके कुछ अभिक्रिया होती थी, सूर्य के द्वारा अपघटन करा के उसमें आप क्या करते थे, कुछ एलिमेंटों को अलग अलग करते थे। तो वहाँ पे जो भी क्रियाएं होती हैं टोटली आपकी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या फिर शेयरिंग के द्वारा किया जाता है। टोटल रिएक्शन सबसे आसान होता है। एक बार अगर समझ लोगे कि कितनी वैलेंसी किधर से टूट रही है किधर से नहीं टूट रही है, और उसमें करने से तत्पश्चात आपको एक चीज और याद रखना पड़ेगा। सपोज दैट कि जैसे कि उच्च विभव वाले तत्व, उच्च विभव वाले तत्व मतलब क्या होता है, उच्च मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम या हाईएस्ट इसको कह सकते हो। और विभव मतलब क्या हो जाएगा, विभव मतलब वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। बोला कि अगर हाई वोल्टेज या फिर कह सकते हैं हाई इलेक्ट्रिक वाले चार्ज अगर हमारे पास है एलिमेंट, तो उसके अंदर एनर्जी भी तो हाई लेवल की होगी। तो क्या होता है कि हमेशा जो हाई लेवल की होती है वो हमेशा नॉर्मल वाले लेवल, जो नॉर्मल लेवल में रखता है उसको क्या करता है, हमेशा उसको डिस्प्लेसमेंट करता है और अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर देता है। रिएक्शन ऐसे ही बनते हैं। कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होगा जिसमें हाई और मीडियम का इसमें बात काम ना किया जाता है। तो यहाँ पे करने से पहले, वहाँ तक पहुँचने से पहले हम नॉर्मली इस चीज़ को जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। क्योंकि आप जो कार्बनिक रसायन पढ़िएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें टोटली चर्चा होती है किसकी, कार्बनिक रसायन की। या यूँ कह लें कि कार्बनिक रसायन में जिसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का तात्पर्य यही हो गया कि क्या हो गया, ऑर्गन और आर्गन में हमेशा किसकी मात्रा पाई जाती है, तो सी की मात्रा पाई जाती है। अगर कार्बन है वहाँ पे तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, अगर कार्बन की वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे सी की वैल्यू नहीं हो पाएगी। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि सर्वप्रथम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे हम पहले जानते हैं किसके बारे में, तो कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो कहा जाता है कार्बन रसायन विज्ञान की वह शाखा जो कार्बन से या हाइड्रो कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती हो उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और कार्बन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके अगर वहाँ पे कुछ अलग तत्व जोड़ दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न। सो ऐसे सपोज दैट करिए यहाँ पे मैंने बोला कि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इसको हम नाम देंगे क्या, हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। और कहता है कि अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे कोई अनदर एलिमेंट जुड़ जाता है, अनदर एलिमेंट अगर जुड़ता है तो उसको कहा जाता है क्या, हाइड्रोकार्बन का क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न कहलाता है। इस चीज को माइंड में सेट कर दीजिए। बात समझ में आया, लिखिए थ्योरी।
थ्योरी लिखिए, लिखिएगा हाइड्रोकार्बन, हेडिंग डालिए हाइड्रोकार्बन। सॉरी, पहले आप क्या कर रहे हैं, रासायनिक का क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन मत लिखिएगा, पहले आप लिखिए कार्बनिक रसायन, हेडिंग डालिएगा कार्बनिक रसायन, पहले डालिए कार्बनिक रसायन। इसको क्या जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिखिएगा इसमें रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उनकी व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है हाइड्रोकार्बन तथा उनकी व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाएगा, जब C और हाइड्रोजन की वैल्यू आपस में जुड़ी होती है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं एक परमाणु कार्बन और हाइड्रोजन की जो परमाणुकता होगी एक से अधिक होगी, जब आपस में जुड़ते हैं, जब बैलेंस बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलते हैं तो उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और बोल रहा है कि जब, अच्छा ये मिले कैसे होंगे, तो यहाँ से देख लीजिए, कार्बन प्लस क्या, हाइड्रोजन, तो क्या बनाया, हाइड्रोकार्बन। और उसके बाद कह रहा है कि व्युत्पन्नों का भी अध्ययन किया जाता है। तो व्युत्पन्नों का अध्ययन कहाँ से करेंगे, व्युत्पन्नों का अध्ययन करने का मतलब कहीं बाहर से कोई एलिमेंट लेकर चले आइए। तो जैसे कि हम कह सकते हैं बाहर से एलिमेंट कौन आ सकता है, जैसे कह सकते हैं हाइड्रोजन, या फिर हो सकता है क्या, नाइट्रोजन, या फिर क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, डॉट डॉट डॉट। ये अगर इसमें क्रिया करता है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बना देगा, खुद जुड़ जाता है कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन को क्या करेगा, बिल्कुल विस्थापित कर देगा। तो यहाँ से C इंटू में क्या हो जाएगा, या तो X, या तो क्या N, या तो, बात समझ में आ गया। देखिए 12th में पढ़ाया जाता है हेलो एल्किन, हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन कहने का तात्पर्य क्या है, जब कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़ता है तो उसको हेलो एल्केन कह दिया जाएगा। एल्केन कहने का मतलब है एल्क। एल्क कब आता है, जब एक कार्बन की श्रृंखला हो और या फिर कार्बन की श्रृंखला हो, उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्क माना जाता है। या हम यूँ कह सकते हैं सिर्फ कार्बनों की श्रृंखला को हम एल्क कह सकते हैं। एक कार्बन श्रृंखला 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन जब वहाँ पे बॉन्ड जुड़ता है तो उसमें एन इन आइन जोड़ा लगाया जाता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाया जाएगा। तो कह रहे इसके हिसाब से तो एल्केन हो गया यहाँ पे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम कह सकते हैं ये एल्केन है। दो कार्बन है यहाँ पे और बीच में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं इसको एल्केन कहेंगे। सब कुछ लिखवाएंगे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल आगे चल के समझ में भी आने वाला है। बहुत आगे की हम बात कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे पूरा बेसिक लेके चलेंगे। तो 2 अगर कार्बन हो जाता है तो हम कहेंगे एल्केन है ये। एल्केन कहने का तात्पर्य है, एल्क का मतलब होता है कार्बनों का नाम। जैसे कि क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा, एथ हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, इसके लिए हम मेथ का प्रयोग करते हैं कि एथ का प्रयोग किया जाता है। सिंगल बॉन्ड के लिए एथ का यूज किया, सिंगल कार्बन है तो उसके लिए हम मेथ का प्रयोग करेंगे। 2 है तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, एथ हो जाएगा। सिंगल के लिए मेथ, डबल के लिए एथ का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे एथेन का नाम हम ले सकते हैं,
तो साफ जाहिर सी बात है कि मुझे ये सब नहीं कहना है। अगर यहाँ पे C2 है तो इसको हम कह सकते हैं कि एल्क है। अगर सिंगल बॉन्ड से जुटा होगा तो एल्केन हो जाएगा, डबल बॉन्ड से जुट जाएगा तो एल्कीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुट जाएगा तो एल्काइन हो जाएगा। तो कह रहा है कि एल्केन है और इसके साथ कोई हेलोजन एलिमेंट आप जोड़ दिए तो हेलो एल्केन होगा कि नहीं होगा। कोई हेलोजन एलिमेंट का जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इसका नाम हेलो और इसका नाम क्या, एल्केन। तो ये पहले रहता है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। अब बताओ ये 12 ही पढ़ रहे हैं ना, कहाँ से निकला? कक्षा 10 के बेसिक से स्टार्ट हुआ, तो ये कह रहा है कि 10, 11, 12 10 में होता है तो नॉर्मल आपको बताया जाता है, बस आपको सिखाया जाता है कैसे नाम किया जाएगा। 11 में पूरा बेस बताया जाता है, 12 में बेस के आधार पे क्या किया जाता है, रिएक्शनों का नाम पढ़ेंगे, रिएक्शनों को करके सीखा जाता है, देखा जाता है। तो यहाँ से क्या देखो, दो नाम हम करते हैं हेलो एल्केन। जब हेलो एल्केन पढ़ा जाएगा तो उसमें नाम आएगा दो प्रकार से, हेलो या तो हेलो एल्केन बोलो या तो एल्किल हैलाइड बोलो। दोनों नाम सुनो। इसका नाम क्या है, फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन है। जब इसका नाम फ्लोरीन है तो कहोगे कि क्या हो जाएगा, एल्केन। एल्केन की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो हम कहेंगे एन लगाए, सिंगल बॉन्ड से जुटा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा क्या, एथेन। लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन नहीं, हेलो की जगह पे क्लोरो लिखा जाएगा तो क्लोरो क्या हो जाएगा, एथेन। या एल्किल हैलाइड है ना, तो एल की जगह पे एथिल हो जाएगा और हैलाइड की जगह पे क्लोराइड हो जाएगा। नाम अलग अलग तरीके से हो जाएगा, क्लास 12 के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रुकना नहीं, यहाँ पे आपको भी कुछ करना नहीं है, इसको कुछ मत टच करिए, बिल्कुल भी नहीं। बस आपको हम समझा रहे थे कि देखो अभी हम इसको हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते थे। हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, एल्किन और एल्काइन। यहाँ तक तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन था, लेकिन जैसे ही आपने उनके व्युत्पन्नों को ऐड किया, नाम बदला कि नहीं बदला, बोलिए। नाम बदल जाएगा। या तो जैसे कि कार्बन श्रृंखला में CH3 CH था, CH4 था, और अगर आप इसमें क्या जोड़ दिया जाए, H2O अगर जोड़ देते हो तो क्या बन जाएगा, CH3 COOH। मीन्स दैट कि अगर सॉरी फॉर दैट CHO अगर जोड़ देते हैं तो अपने आप बैलेंसिंग को कंप्लीट करता है। या COOH जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3 COOH बना लेगा। पहले थे क्या, एल्केन था, ये हाइड्रोकार्बन था, इसमें आपने कोई व्युत्पन्न ला के ऐड कर दिया, जिनको ऑक्सीजन की मात्रा है ना इसमें आके, जब आपने इसमें व्युत्पन्न आके जोड़ दिया तो तुरंत ओइक एसिड नाम, इसका नाम तुरंत बदल गया कि नहीं बदल गया। जहाँ हाइड्रोकार्बन, जहाँ एल्केन के नाम से गुजारते थे, इसको पूरा नाम इसका बदल गया। इसको कहीं ना कहीं इसको क्या कहा जाता है, ओइक एसिड कहते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हो, ऑक्जेलिक एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो प्रत्येक अलग अलग जगह पे इसका नाम बदल जाता है। तो जब आपने व्युत्पन्न को ऐड किया तो नाम बदला कि नहीं बदला, और ये तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। टोटली नाम अपने हिसाब से बदलेगा, जैसे जैसे कार्बन के साथ कोई अन्य तत्व आके जुड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, अन्य तत्वों का जुड़ जाना। कार्बन के जगह पे जैसे देखिए CH4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 हाइड्रोजन जुड़ती है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि मेथेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, मेथेन है। तो यहाँ से अगर एक क्लोरीन Cl2 को ऐड करते हो, ठीक है, तो ये क्या कर लेगा कि इसको पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा है, पूरा समझो, उसके बाद फिर लिखवाते चलेंगे, आगे तक चलेगा जाएगा। ये आ रहा है यहाँ तक, हाँ देखिए CH4 है, Cl2 है, CH4 है, Cl2 है, बना क्या देगा, CH3Cl बनाएगा, और ये बन जाएगा HCl, बाहर हो जाता है। अब बोलो सर कैसे रिएक्शन हो गया, ये तो जो नहीं जानता है उसके लिए तो बिल्कुल अजीब गरीब लग रहा है कि सर ऐसे हुआ कैसे। तो नॉर्मल सी बात है कि देखिए यहाँ पे क्या था कि ये कुछ इस प्रकार से था, 1 2 3 और 4, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 और 4 हाइड्रोजन क्लियर हो गए। इसके पास कौन आया, Cl और Cl आया, 2 क्लोरीन आ गए आपस में। उसके बाद आपस में रिएक्ट करते हैं, तो जो उच्च विभव वाला होता है तत्व, वो निम्न विभव वाले को क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो उच्च विभव वाला निम्न विभव वाले को क्या करते हैं, रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को क्रिया, तो क्या कर दिया, ये इसको लेकर कहाँ चला गया, बाहर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया।
यही होता है कि उच्च विभव वाले निम्न वाले विभव वाले तत्वों को क्या करता है, हटाता है, बाहर करता है। और जैसे ही बाहर करेगा तो एक क्लोरीन, अब देखिए जब यहाँ से बाहर किया होगा तो कैसे किस अवस्था में दिख रहा होगा आपको, देखिए इसका सेकेंड स्टेट हम आपको दिखा रहे हैं। सेकेंड स्टेट ये कार्बन हुआ होगा 1 2 3, और देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन। बॉन्ड बनाने का मतलब है कि इनके बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से क्या हुआ होगा कि एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl लेके क्या हो गया, बाहर हुआ होगा ना ऐसा, तो कहेंगे कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बस यहाँ पे इसके पास बचा। बॉन्ड तब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कह रहा है कि जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले गया, अच्छा प्लस में Cl भी तो निकला, यहाँ से Cl निकला है, तो आप देखिए कि यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन Cl का भी तो खाली है यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके निकल गया ये, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली, एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली है। बोलिए अब क्या करते हैं कि एक इसके वाइटम कोष में इलेक्ट्रॉनों के साथ होती है। देखो भाई, इसको जानने से पहले आपको टोटली एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आना पड़ेगा क्लास 9 का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है उसमें संयोजकता, उसके बाद संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, युग्मित अयुग्मित, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। इन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे तभी ये सब चीज़ें समझ में भी आएंगी कहीं ना कहीं। उसको भी बना देंगे, उसको भी पढ़ा दिया जाएगा किसी दिन रख के सामने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज़ को सीखिए। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली हुआ, अब ये ताक से आपस में क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो ये जब निकला तो क्या बनाया, HCl, और यहाँ पे व्यवहार क्या हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ गया, तो HCl बना लिया। अब यहाँ पे ये क्या बना लेगा, ये बना देगा, यहाँ पे देखो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, बन गया ना H3Cl। बोलिए, तो इसको कहा जाएगा या तो मेथिल क्लोराइड कहिए या क्लोरोमेथिन कहिए। बोलो, हो गया ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम बदल गया ना, बदला कि नहीं बदला, बस था क्या CH4 था, CH4 में व्युत्पन्न आपने ऐड कर दिया। व्युत्पन्न मतलब कोई अनदर तत्व आके रख दिया, उस जो भी कह सकते हैं कि CH4 का विलयन है, विलयन मतलब समझ रहे हो ना, एक पर सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना, हाँ कोई लिक्विड हो सकता है CH4 का, मेथिन का कोई आपने लिक्विड रखा है, उस लिक्विड में अनदर लिक्विड आपने मिला दिया, किसका क्लोरीन गैस आपने डाल दिया। क्लोरीन गैस जैसे मिला तो HCl गैस बाहर आने लगेगी, और नीचे कौन बैठ गया, फिर CH3Cl बैठ गया। दोबारा रिएक्शन करेगा Cl2 आके, दोबारा इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, किसके साथ, Cl2 के साथ। कैसे, तो हम कहेंगे अगर CH4 था, Cl2 की रिएक्शन हुई है, तो यहाँ से CH3Cl क्या बन गया, Cl बना, और HCl गैस क्या हो गया, बाहर हो जाता है, तो कहेंगे दोबारा रिएक्ट कर सकता है, कौन, इसके साथ फिर से दोबारा करेगा, कौन, Cl2, और फिर से करेगा तो एक तो हाइड्रोजन फिर रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस करेगा तो क्या बाहर निकल जाएगा, -HCl, और फिर एक क्लोरीन मिल जाएगा तो CH2Cl2 बना देगा, क्या बन जाएगा, मेथिल डाइक्लोराइड बना देगा, ये डाइक्लोरोमेथिन हो जाएगा। बात समझ आ रहा है क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्लास इंटर का है फिर, और ये IPC नेम भी है इसका। क्लियर हो गई बातें। अब बेसिक चीज पे चलते हैं धीरे धीरे। पहले आपको कार्बन की डिग्री पढ़ाएंगे, उसके बाद हाइड्रोजन की डिग्री पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको एल्कोहल की डिग्री पढ़ाया जाएगा, उसके बाद एमाइड की डिग्री पढ़ाएंगे, उसके बाद आगे कहीं ना कहीं आपको एल्केन, एल्किन, एल्काइन के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए। लिखिएगा, थोड़ा सा इसकी डिटेल ले लीजिए। देखिएगा, कार्बनिक रसायन में मिटा दे इसको, क्या मैंने बोला, कार्बनिक रसायन में पाए जाने वाले कुछ मुख्य तत्व
कुछ मुख्य तत्व। फाइंड द सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ पाए जाने वाले तत्व क्या क्या होता है सो लीजिए। तो यहाँ पे एक चार्ट पेपर बनाएंगे, ठीक है ना। जो भी वैलेंसी वगैरह मैंने बताया यहीं पे आपका क्लियर कर देते हैं। तो सर्वप्रथम इधर लिखा जाएगा तत्व। तत्व मीन्स क्या बच्चा, एलिमेंट, एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद या तत्व हो जाएगा। तो तत्व क्या कौन कौन सा पाया जाएगा। तो सर्वप्रथम हाइड्रोकार्बन में या कार्बनिक रसायन में सबसे बड़ा योगदान होता है कार्बन का। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप वाइज लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन, उसके बाद लिखेंगे कार्बन, उसके बाद लिखेंगे नाइट्रोजन, उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीजन और उसके बाद लिखा जाएगा हाइड्रोजन। इन्हीं तत्वों का, अच्छा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। विशेष तौर से 12th में इनका ज़्यादा बड़ा योगदान है। इसका भी है, कहाँ गया ये, मतलब कि आपको पूरा टोटली अगर कहीं आप कंपटीशन के लिए भी जाते हो तो टोटली आपको इसी की विशेष जानकारी दी जाती है। बाहर से कोई छूट जाता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और भी एलिमेंट उससे छूटता है तो आपके लिए कहीं दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अधिकतर आप देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फार्मूला वगैरह होता है उसमें टोटली आपको इन्हीं तत्वों का, उसमें आप या फिर ऐसे तत्व ही आपको वहाँ पे उपस्थित दिखाई देंगे, अतिरिक्त कोई आपको नहीं दिखाई देगा। हो सकता है अगर आ जाता है तो आपके लिए बिल्कुल इजी वे में होगा कि वो कैसे जुटा हुआ है। देखिए तो तत्व हो गया। अब तत्व की हम पहले जानेंगे कि वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती कितनी है। वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको कहा जाता है संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल क्या हो जाएगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन कहने का तात्पर्य है बेटा कि जैसे कि मान लीजिए सोडियम का अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं तो सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है तो सोडियम होता है तीसरे आवर्त का तत्व, थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है वो। तो उसके जो स्ट्रक्चर बनेगा, एनर्जी सेल जो होगी वो कितनी होगी, टोटल 3 होगी। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 1। तो कहता है संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, तो वाह्यतम कोश लास्ट एनर्जी सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही कहा जाता है। बात क्लियर है इतना। तो जब बाहर पे कितना है, 1 है ना, वैसे ही इनका जब आप स्ट्रक्चर बनाएगा तो हाइड्रोजन में वाह्यतम कोश में कितना होता है, बस 1 ही होता है। कार्बन में कितना होता है, 4, नाइट्रोजन में कितना होता है, 5, ऑक्सीजन में कितना होता है, 6 और इसमें कितना होता है, 7। किसी का भी करिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना आएगा, 7। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ऑक्सीजन के किसी भी तत्व का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएगा ऑक्सीजन परिवार का, सबका कितना आएगा, 6। नाइट्रोजन में किसी का 5, इसमें किसी का 4, इसमें किसी का 1। पता ना हेलिना रबड़ी से फ्रूट निकला। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जो भी है सबके वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आएगी, 1 ही आएगी। मींस दैट क्या, संयोजी कोश वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। इसके नीचे जो भी होगा कितना होगा, 4। इसके नीचे जो भी होगा 5। क्लियर हो गई बातें। कैसे होता है करके किसी दिन हम बना के या तो बाई वीडियो या तो फिर आपके सामने किसी दिन पढ़ा देंगे। हमारे पुराने बच्चे पढ़े भी होंगे इसके, टोटली इसको आप जानते होंगे। जो मैं बता रहा हूँ वो सब आप जानते होंगे कि हाँ कैसे कैसे होता है, पढ़ा रखे हैं पीछे का। अब क्या होगा कि ये हो गया वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। दूसरा इसके बाद चला जाएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रूप में चल दिया जाए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस की संरचना कितनी होती है, तो जितने तत्व होते हैं हाइड्रोजन, तो इसको या तो पेयर अनपेयर से करिए या तो फिर डायरेक्टली लुईस स्ट्रक्चर से करिए। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर करेंगे उसके बाद पेयर अनपेयर आ जाएगा, मतलब युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो हाइड्रोजन लुईस डॉट क्या कहते हैं कि जितने इसके वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उनको 4 दिशाओं में फिल करिए। उन्होंने कोई एलिमेंट दे दिया और इस एलिमेंट में बोला कि इसके 4 डायरेक्शन है और चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरिए। और उन्होंने एक और यहाँ पे बाउंड्री रख दिया, या फिर यहाँ पे एक उन्होंने शर्त लगा दिया कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। पहले आपको क्या करना है, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरना है और अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन दोबारा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमेशा वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, टोटल 8 ही होनी चाहिए।
अब इसके हिसाब से तो टोटल 8 ही होना चाहिए। और लुईस ने ही संरचना के निर्माण से दिया था ऑक्टेट रूल का फॉलो किया। तो उन्होंने बताया था कि जो हमारे तत्व होते हैं वो अपने बगल वाले अक्रिय की समानता प्रदर्शित करना चाहते हैं, मतलब कि ऑक्टेट रूल बना, मतलब कि वायतन कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी रखना चाहते हैं, 8 रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमेशा सोडियम हमेशा धनात्मक रखता है। इलेक्ट्रॉन दे देगा तो देखिए कितना बच रहा है इसमें, 8 बच रहा है ना, तो दे देता है उसके लिए कि हमारे वायतन कोष में 8 होना चाहिए, दिखावा करना। तो उन्होंने बताया तो हाइड्रोजन में एक वायतन कोष में कितना होता है, एक, तो यहाँ पे बस डॉट से एक दिखा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन का कितना होता है, 1 2 3 और नाइट्रोजन का कितना होता है, तो 1 2 3 और 4। देखिए दोबारा फिर से 5 टोटल है ना, तो 5 है, तो वहाँ पे क्या कर लेंगे, आगे आ जाइए पंडित जी, कहाँ पीछे मुंह उठा के रखना है, आगे जगह है, आ जाइए, अरे आ जाइए। उसके बाद ऑक्सीजन में कितना होता है, 1 2 3 4, दोबारा रिपीट कर दे, 5 और 6। उसके बाद हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और, अच्छा पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है, पेयर मतलब क्या समझ रहे हो ना, युग्मित। युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, एक भी नहीं है, 0। युग्मित का मतलब क्या होता है, युग्मन, युग्मन मतलब कि जोड़ा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है वहां पे तो वो युग्मित हो जाएगा, साथ में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो युग्मित, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, अयुग्मित हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे युग्मित, यहाँ पे भी युग्मित है क्या, नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे युग्मित है क्या, 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे D। क्लियर होगी बातें। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित, अयुग्मित, यहाँ पे देखिए अयुग्मित कितना है, जो सिंगल दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा, अयुग्मित हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 4, यहाँ पे कितना, 1 2 और यहाँ पे कितना, 2 और यहाँ पे कितना, क्लियर है बात। अब जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी तत्व के, वही इलेक्ट्रॉन या तो वो तत्व जो होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन को या तो दान कर सकता है, मतलब कि डोनेट कर सकता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब ले सकता है, या तो शेयरिंग मतलब मिलकर क्या साझा कर सकता है। उसके अतिरिक्त उसके पास कोई चारा नहीं होता है। तो इसकी वैलेंसी अब इसके लिए अब क्या निकाला जाएगा, अब इसको दिखाने के लिए युग्मित जो कि लेना देना लेन देन वाला या साझा करने वाला काम को हम एक नाम नया देते हैं, जिसको कहा जाता है संयोजकता। जिसको कहा जाता है वैलेंसी। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, जितना अनपेयर वही होगी इसकी वैलेंसी, कितना, 1, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे, यहाँ पे। ये बात क्लियर हो गया। अब लास्ट में आता है स्ट्रक्चर कैसा बनेगा फिर। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं, संरचना आ रहा है ना उसमें, ये आ रहा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स क्या, संरचना। संरचना कैसा होगा इसका, तो कहते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखेगा वो। तो हाइड्रोजन के पास 1 है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा बच्चा, ऐसे। ऑक्सीजन के कितना, अरे कार्बन पे कितना दिखाई देगा, 1 2 3 और नाइट्रोजन पे कितना दिखाई देगा, 1 2 और 1 तो क्या है, पेयर इलेक्ट्रॉन है ना ये। ऑक्सीजन पे कितना है, 1 और 2 और 2 तो क्या है यहाँ पे, पेयर है ना, 2 पेयर और 2 अनपेयर। उसके बाद हाइड्रोजन पे देखिए 1 होगा और 3 पेयर और 1 अनपेयर, तो यहाँ पे 3 पेयर हो जाएगा और 1 अनपेयर। क्लियर हो गई बातें, पूरा फाइनल इसको टेबल को बना देंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि हम कार्बन की पहले चर्चा करते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन सबसे विशेष तत्व कौन सा है हमारा, कार्बन है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, थोड़ा सा बताना, तो 4 है ना। तो अगर हम कार्बन को 4 तरीके से लेते हैं, जैसे कार्बन को हम जोड़ते चले जाएंगे कुछ इस हिसाब से, ठीक है, कोई बात नहीं, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, उससे क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे कार्बन तो जुट गए, बनाना क्या था मुझे, हाइड्रोकार्बन
अगर हाइड्रोकार्बन बनाना है तो यहाँ पे कितने तत्व का देखो। एक चीज और कि जब दो कार्बन जुटे हुए हैं, ध्यान से, प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है ना। 4 इसकी भी, 4 इसकी भी, 4 इसकी भी, 4 इसकी भी और 4 इसकी भी। तो जब 4-4 है तो कह सकते हैं कि प्रत्येक कार्बन की, यहाँ पे देखो ये दो कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करके जुड़ गए। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये कहाँ से मिलेगा? तो नॉर्मल हम कह सकते हैं या तो इसके व्युत्पन्न से या तो किसी हाइड्रोजन के। तो अगर कुछ नहीं है तो हम जोड़ देते हैं, आप अपने से ही जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ और एक तो यहाँ और एक तो यहाँ। ये हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर फार्मूला आपको बनाना भी पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुटे हुए हैं? 3। यहाँ पे कितने? यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे टोटल हो जाएगा। टोटल एलिमेंट आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? C5H12। C5H12। आपको पढ़ाया गया होगा सर 13 है सर। 3 3 6 6 6 12 ना होगा। एक बात और, एक आपको कक्षा 11 में हम पढ़ाए थे संरचना सूत्र। संरचना सूत्र पढ़ाया गया होगा, अणु सूत्र पढ़ाया गया होगा कक्षा 11 में। अणु सूत्र और संरचना सूत्र। तो अणु सूत्र किसे कहते हैं? जो उसका वास्तविक सूत्र होता है उसको अणु सूत्र कहते हैं। संरचना सूत्र किसे कहा जाता है? इसको। देखो ये संरचना सूत्र है और ये क्या है? अणु सूत्र है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता आपको दिखाई देगा कक्षा 11 की लेवलिटी के हिसाब से। तो ये आपका चैप्टर आज से स्टार्ट हो गया। कक्षा 10 का ये एक चैप्टर एक हिसाब से हो सकता है। कक्षा 11 का एक बेसिक वो है आपका चैप्टर, ये 12 चैप्टर, और कक्षा 12 का क्या हो जाएगा? एक चैप्टर हो जाएगा। चैप्टर क्या है? इसको बेसिक नॉलेज कह सकते हैं। आप सुनिए, आपको घर से पढ़ के क्या आना है देख लीजिएगा। डिग्री ऑफ, खास तौर से सबको डिग्री ऑफ कार्बन लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट डिग्री ऑफ कार्बन। दूसरा है डिग्री ऑफ क्या कर दिया जाए? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ये घर से करके लेके आइएगा। तीसरा है डिग्री ऑफ एल्कोहल, जिसको क्या कहते हैं? OH। ठीक है। डिग्री ऑफ, चौथा हो जाएगा डिग्री ऑफ किसका? तो एमीन। एमाइन भी पढ़ा जाता है, हिंदी में एमीन, इंग्लिश में एमाइन कहेंगे, AMINE। ये पूरा एमाइन मतलब क्या बेटा? NH3। इसको पूरा पढ़ के आइएगा। चारों टॉपिक कल करवाएंगे, कल करवा देंगे तो परसों से आपका क्या IPSC स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और एक तो मार्कशीट पे टेस्ट भी लेंगे तो उसको ऑनलाइन भी चढ़ाएंगे मार्कशीट वाले को। तो मंडे के दिन आपको मार्कशीट टेस्ट भी होगा, इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, इसी मंडे को। नहीं, इसका नहीं, जो आपको पढ़ाया गया आपके सिलेबस से आएगा। ठीक है। कुछ इसमें हो सकता है ऐड कर दें, थोड़ा सा सावधानी से देख लीजिएगा। ठीक, कल मिलते हैं।